नमस्कार। संस्कृति आईएएस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। टारगेट प्रीलिम्स के आज के इस एपिसोड में हम लोग दो क्वेश्चंस के माध्यम से दो टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे। पहला टॉपिक है आईएसएफआर 2023। आईएसएफआर का मतलब हो गया इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट या भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। और दूसरा टॉपिक है लेक अफेक्ट स्नो। तो ये दो टॉपिक्स हम लोग दो क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कस करेंगे। पहला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और इसके बाद यहां पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं और फिर इसमें पूछा है उपयुक्त में से कितने कथन सही हैं। जो यहां पर स्टेटमेंट दिए गए हैं उन स्टेटमेंट्स को हम लोग बाद में चेक करेंगे। पहले मैं आप लोगों को कुछ जानकारी सामान्य सी भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में बताना चाहता हूं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट का पब्लिकेशन भारत में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के द्वारा किया जाता है और इस रिपोर्ट को सबसे पहले 1987 में पब्लिश किया गया था। 1987 के बाद से हर 2 वर्ष के अंतर पर यह रिपोर्ट पब्लिश की जाती रही है और इस रिपोर्ट के माध्यम से ही भारत में वनों के बारे में, वृक्षों के बारे में और मैंग्रोव इत्यादि के बारे में जानकारी प्राप्त होती है। जो अभी हाल ही में जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है वह रिपोर्ट 2023 में पब्लिश की जानी चाहिए थी। जो इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट है जिसे दिसंबर 2024 में रिलीज किया गया है, वह रिपोर्ट अपने एग्जैक्ट टाइम से 1 साल देर से पब्लिश की गई है। ये रिपोर्ट पब्लिश की जानी चाहिए थी 2023 में और ये जो रिपोर्ट पब्लिश की गई है ये इस रिपोर्ट का 18वां संस्करण है, 18th। इससे पहले 17 रिपोर्ट्स और पब्लिश की गई हैं। मैंने 2 लिंक लिए हैं। एक तो पीआईबी का लिंक है, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये भारत सरकार की ऑफिशियल साइट है। इससे भी कुछ जानकारी आपको मिलेगी। ये इंग्लिश में दिया गया है, यहाँ पर हिंदी में दिया गया है। ये भी पीआईबी का ही लिंक है। यहाँ पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की। यहीं से कुछ जानकारी लेके समराइज करके संस्कृति आईएएस की वेबसाइट पर भी भारत वन स्थिति रिपोर्ट को यहाँ पर अपलोड किया गया है। तो जहां से आपको सुविधा लगे वहां से आप भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में जो मोटी मोटी बातें हैं वे पढ़ सकते हैं। और यहाँ पर जो चीज़ें दी गई हैं वे ज़्यादातर याद करने वाली हैं और आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये रिपोर्ट। क्योंकि आप देखते होंगे कि यूपीएससी के पिछले सालों के पेपर देखेंगे तो आपको वन आवरण के बारे में, वृक्ष आवरण के बारे में, मैंग्रोव के बारे में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं। और ये रिपोर्ट अभी हाल ही में दिसंबर 2024 में पब्लिश हुई है। तो हो सकता है कि 2025 में होने वाली यूपीएससी की सिविल सेवा की प्रारंभिक परीक्षा में कोई प्रश्न यहाँ से पूछ लिया जाए। तो कुछ मोटी मोटी बातें यहाँ से हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद क्वेश्चन पर चलेंगे। पहला है, हाल ही में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने वन अनुसंधान संस्थान देहरादून में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 का विमोचन किया 21 दिसंबर 2024 को। वर्ष 1987 से भारतीय वन सर्वेक्षण द्वारा द्विवार्षिक आधार पर भारत वन स्थिति रिपोर्ट को प्रकाशित किया जाता रहा है और भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 इस श्रृंखला की 18वीं रिपोर्ट है। रिपोर्ट में शामिल जानकारी वन आवरण के बारे में, वृक्ष आवरण के बारे में, कच्छ वनस्पति आवरण का मतलब हो गया मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर के बारे में, भारत के वनों में कार्बन स्टॉक, वनाग्नि की घटनाएं, कृषि वानिकी इत्यादि के बारे में जानकारी मिलती है। अब यहाँ पर वर्तमान आकलन के अनुसार जो कुछ जानकारी यहाँ पर दी गई है वह जानकारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तथ्यात्मक जानकारी है। जो अपडेटेड रिपोर्ट है उसके अनुसार कुल वन और वृक्ष आवरण 8,27,357 वर्ग किलोमीटर है, जो देश के भौगोलिक क्षेत्र का 25.17% है। भारत में जो वन नीति लागू की गई थी 1988 में, उसमें ये संकल्पना जाहिर की गई, ये लक्ष्य निर्धारित किया गया था कि भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के 1/3 भाग पर वन होने चाहिए। तो 1988 से लेकर अभी तक भी उस लक्ष्य को प्राप्त नहीं किया जा सका है। वर्तमान में भी स्थिति ये है कि भारत के लगभग 1/4 भाग पर वन और वृक्ष आवरण है, जबकि लक्ष्य रखा गया था 33% का कि 1/3 भाग पर वन और वृक्ष आवरण होने चाहिए। वन आवरण का क्षेत्रफल 7,15,343 वर्ग किलोमीटर है और भारत के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 21.76% है। वृक्ष आवरण, ट्री कवर 1,12,014 वर्ग किलोमीटर है और कुल भारत के भौगोलिक क्षेत्रफल का 3.41% है। वर्ष 2021 की तुलना में देश के कुल वन और वृक्ष आवरण में 1,445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है।
2021 में जो रिपोर्ट पब्लिश हुई थी उसकी तुलना में वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये एक अच्छा संकेत है। इसमें वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि शामिल हुई है। अगले कुछ और तथ्यात्मक जानकारी दी है। वन एवं वृक्ष आवरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष राज्य छत्तीसगढ़ 684 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है, फिर उत्तर प्रदेश, फिर ओडिशा, फिर राजस्थान। केवल वनावरण में अधिकतम वृद्धि दर्शाने वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मिजोरम, गुजरात, ओडिशा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे अधिक वन एवं वृक्ष आवरण वाले शीर्ष 3 राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, महाराष्ट्र। कुल भौगोलिक क्षेत्र की तुलना में वन आवरण के प्रतिशत की दृष्टि से जो शीर्ष 3 क्षेत्र हैं उनमें लक्षद्वीप केंद्र शासित प्रदेश, उसके बाद मिजोरम और उसके बाद अंडमान निकोबार केंद्र शासित प्रदेश। 19 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 33% से अधिक भौगोलिक क्षेत्र वन आवरण के अंतर्गत है। यहाँ पर उनकी जानकारी दी गई है। कुल कच्छ वनस्पति आवरण 4992 वर्ग किलोमीटर है। बांस के बारे में जानकारी दी गई है। ये सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है और ये तथ्यात्मक जानकारी है। ये जानकारी पढ़ने वाली और याद करने वाली ही है, इसमें कुछ समझाने वाला नहीं है। इतनी सारी बातें समझने के बाद अब हम लोग प्रश्न पर लौटते हैं। भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी गुजरात में दर्ज की गई है। ये पहले समझ लीजिए। अभी हम लोगों ने पढ़ा था कि 2021 की भारत वन स्थिति रिपोर्ट की तुलना में भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 पे जब नजर डालेंगे तो हम ये पाएंगे कि वन और वृक्ष आवरण में 1445 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। लेकिन विशेष रूप से जब हम देखेंगे मैंग्रोव फॉरेस्ट के बारे में तो 2021 की रिपोर्ट की तुलना में मैंग्रोव फॉरेस्ट कवर या जो कच्छ वनस्पति है उसके विस्तार में 7.43 वर्ग किलोमीटर की कमी आई है और सबसे ज्यादा कमी आई है गुजरात के क्षेत्र में। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है मैंग्रोव आवरण में सर्वाधिक कमी गुजरात में दर्ज की गई है, ये स्टेटमेंट सही है। अगला है पश्चिमी घाट में अति सघन वन में वृद्धि हुई है तथा मध्यम सघन वन और खुले वन में कमी आई है। ये स्टेटमेंट भी पश्चिमी घाट के संदर्भ में सही है। जब आप ISFR रिपोर्ट को डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको ये सारी जानकारी वहां मिल जाएगी। अगला है वर्ष 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये जानकारी अभी हम लोगों ने पढ़ी थी, आप लोग देखना चाहें तो देख भी सकते हैं। वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर और वृक्ष आवरण में 1289 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। तो जो क्वेश्चन है उसमें वन आवरण के बारे में पूछा गया है। वर्ष 2021 की रिपोर्ट की तुलना में वन आवरण में 156 वर्ग किलोमीटर की वृद्धि हुई है। ये स्टेटमेंट भी सही है। अब इसमें पूछा है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। सभी तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं और मैं आप लोगों को सलाह दूंगा कि यहाँ पर तो केवल 3 स्टेटमेंट्स के बारे में हमने पढ़ा, या जब मैंने संस्कृत IAS की वेबसाइट खोली हुई थी वहाँ पर कुछ शॉर्ट जानकारी दी गई थी। इसके अलावा भी मैं आप लोगों को ये सलाह दूंगा कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में डिटेल्ड जानकारी आप लोग अपने एग्जाम से पहले पढ़ कर जाएं। ये टॉपिक काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। और ये PIB का मैंने लिंक भी यहाँ पर दे दिया है, इससे आप लोग ओपन करके भारत वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में पढ़ सकते हैं। अगला प्रश्न है लेक अफेक्ट स्नो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अगला जो प्रश्न है उसमें लेक अफेक्ट स्नो के बारे में कुछ जानकारी सही गलत के रूप में पूछी गई है। 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं यहाँ पर और फिर पूछा है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो पहले तो ये समझ लीजिए कि लेक अफेक्ट स्नो होता क्या है। इसके लिए मैंने एक इमेज ली है, इस इमेज को देखिए। लेक अफेक्ट स्नो फॉर्म्स व्हेन कोल्ड एयर मूव्स ओवर वार्म वाटर। इसका मतलब ये हो गया कि जब किसी क्षेत्र में कोई ठंडी वायुराशि किसी गर्म जलराशि के ऊपर से जब गुजरती है, जैसे यहां पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है कोल्ड एयर कोल्ड एयर कोल्ड एयर, इसका मतलब ठंडी हवा। और यहां पर आप लोग देखेंगे लिखा हुआ है वार्म लेक वाटर, गर्म जल वाली जो झील है उसके ऊपर से जब ये गुजरती है ठंडी हवा,
तो क्या होता है कि इस गर्म जल वाली झील से बाष्पीकरण के चलते जो गर्म और आर्द्र हवा जब इस ठंडी हवा के संपर्क में आती है तो संघनन की प्रक्रिया होती है। जो इस झील के क्षेत्र से ऊपर उठती हुई गर्म और आर्द्र हवा होती है उसमें जो आर्द्रता होती है इस ठंडी हवा के संपर्क में आने पर वह आर्द्रता संघनित हो जाती है और संघनित होने से यहाँ पर बादल बनते हैं। बादल बनने से क्या होता है, और ऊपर वाले सतह में ठंडी हवा होती है लगातार, तो अधिक ठंड के चलते या ऊपर वाली सतह में तापमान की अधिक कमी के चलते जो आर्द्रता होती है वह संघनित होकर बर्फ के रूप में बदल जाती है और इससे क्या होता है कि इस क्षेत्र में बर्फबारी होती है, बादल बनते हैं और बर्फबारी होती है। आगे की ओर लिखा हुआ है, देखिए क्लाउड्स फॉर्म, यहाँ पर बादल बनते हैं। जैसे जैसे ये प्रक्रिया आगे बढ़ती चली जाती है बादल बढ़ते चले जाते हैं। आगे लिखा हुआ हैवी स्नोफॉल्स, जब बादलों का आकार बड़ा हो जाता है और ठंडी वायु राशि के चलते तापमान में अधिक कमी आ जाती है तब अधिक मात्रा में हिमपात होता है या बर्फबारी होती है। इसी को कहा जाता है लेक अफेक्ट स्नो या झील प्रभावित बर्फबारी होना। ये चर्चा में क्यों रही है इसको भी समझ लीजिएगा। ये घटना इसलिए चर्चा में रही है क्योंकि कनाडा के क्षेत्र से आने वाली ठंडी हवाएं जब ग्रेट लेक्स, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा की सीमा पर जो ग्रेट लेक्स अवस्थित हैं उनके ऊपर से वह ठंडी वायु राशि जब गुजरती है तब वहां पर यही लेक अफेक्ट स्नो की जो प्रघटना है, फिनोमिना है, ये वहां पर बनती है और इसके चलते ग्रेट लेक्स के आसपास के क्षेत्रों में बर्फबारी होती है। तो इसी वजह से ये लेक अफेक्ट स्नो की जो प्रघटना है ये चर्चा में बनी हुई है। एक बात और यहां पर समझ लेनी है कि जब ठंडी हवाएं किसी स्वच्छ जल के ऊपर से गुजरती हैं, स्वच्छ जल का मतलब हो गया ताजे जल की जो झीलें होती हैं उनके ऊपर से जब गुजरती है और बर्फ गिरती है तब इसको कहा जाता है लेक अफेक्ट स्नो। और कई बार ऐसा होता है कि कोई ठंडी वायु राशि किसी गर्म समुद्री क्षेत्र के ऊपर से या खारे जल वाले क्षेत्र के ऊपर से गुजरती है तब इसको कहा जाता है ओशियन अफेक्ट स्नो। ये अंतर होता है, दोनों की प्रक्रिया एक जैसी ही होती है, बस जल का और लवणता का अंतर होता है। अगर स्वच्छ जल वाले जल निकाय के ऊपर से ठंडी वायु राशियां गुजर रही हैं उससे जो बर्फबारी हो रही है उसे कहा जाएगा लेक अफेक्ट स्नो। और जब कोई ठंडी वायु राशि किसी समुद्री क्षेत्र या खारे जल वाले निकाय के ऊपर से गुजरती है और उससे हिमपात होता है तब उसको कहा जाएगा ओशियन अफेक्ट स्नो। अब इतना सब कुछ समझने के बाद यहां पर स्टेटमेंट्स देख लीजिए। प्रश्न को फिर से पढ़ लेते हैं। लेक अफेक्ट स्नो के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह मौसमी परिघटना अपेक्षाकृत गर्म झील क्षेत्रों के ऊपर से बर्फीली ठंडी हवा के गुजरने के परिणाम स्वरूप घटित होती है। बिल्कुल सही बात है, इसी बात को अभी हम लोगों ने समझा था। इस परिघटना से बादलों का निर्माण एवं बर्फबारी की मात्रा में वृद्धि हो सकती है, ये बात भी सही है। अगला स्टेटमेंट है, जब यही प्रभाव खारे जल निकायों पर होता है तब इसे ओशन अफेक्ट कहा जाता है। बिल्कुल सही बात है। ओशन अफेक्ट स्नो और जो लेक अफेक्ट स्नो होता है ये दोनों प्रघटनाएं एक जैसी ही होती हैं, लेकिन अंतर केवल इतना होता है कि लेक अफेक्ट स्नो उस संदर्भ में कहा जाता है जब ठंडी वायु राशि किसी स्वच्छ जल वाले जल निकाय के ऊपर से गुजरती हैं और वहां पर हिमपात होता है, और ओशन अफेक्ट स्नो उस संदर्भ में कहा जाता है जब ठंडी वायु राशियां किसी खारे जल वाले निकाय या महासागरीय या समुद्री क्षेत्र के ऊपर से गुजरती हैं तब हिमपात होता है, तब उसको ओशन अफेक्ट स्नो कह दिया जाता है। अब इसके बारे में पूछा है उपरोक्त में से कितने कथन सही हैं। तो इस प्रश्न के अंतर्गत जो 3 स्टेटमेंट दिए गए हैं तीनों ही स्टेटमेंट सही हैं, इसलिए इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। सभी 3 स्टेटमेंट सही हैं और इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा सी विकल्प। और थैंक यू। तो इन 2 क्वेश्चंस के माध्यम से हमने इन 2 टॉपिक्स को समझा, जिसमें पहले टॉपिक्स को मैं आप लोगों को फिर से सलाह दूंगा कि उसमें तथ्यात्मक जानकारी दी गई है, उस टॉपिक को डिटेल से आप लोग पढ़ के तैयार कर लीजिएगा। और इसके साथ ही इस एपिसोड में इतना ही, और अब हम लोग अगले एपिसोड में मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।